हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है अंटार्कटिका अध्याय 7। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। ये चैप्टर वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोंडवाना लैंड के विखंडन से, जब गोंडवाना लैंड टूटकर बिखरा अलग हुआ, तब उसमें से एक टुकड़ा जो है अंटार्कटिका के रूप में मतलब कि जाना गया। और यह पृथ्वी का दक्षिणतम और विश्व का यह पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप था, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इसके लगभग केंद्र में है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। निर्जन महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ष भर यहां की भूमि बर्फ से ढके होने के कारण यहां अस्थायी निवास का अभाव पाया जाता है। साथ ही यहां पर तेज बर्फीली हवाएं और हिम वर्षा होने के कारण जीवन की जो संभावनाएं हैं वो मनुष्य के लिए नगण्य होती हैं। यहां पर कृषि कार्य संभव नहीं है। यहां पे मनुष्य आवास संभव नहीं है। वर्ष भर हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 98% भाग जो है 98% भाग 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है, मोटी बर्फ से ढकी रहती है। यदि अंटार्कटिका की जो बर्फ है पूरी तरह से पिघल जाए तो जो सी लेवल है, समुद्र तल है, इसमें 60 मीटर या 200 फीट की बढ़ोतरी हो जाएगा। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 14,20,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 16,40,000 वर्ग किलोमीटर अप्रवाहित बर्फ है, यानी इसमें फिसलन नहीं होता है। यहां पे आप जो है एक बार मैप को देख लीजिए। ये है आपका मतलब कि अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप या ठंडा श्वेत महाद्वीप या ठंडा महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव इसके केंद्र में है। और इसके बाद लैमोट ग्लेशियर जो है ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लैमोट ग्लेशियर। इधर है हिंद महासागर, इधर है प्रशांत महासागर। इसके बाद इधर है अटलांटिक महासागर, यह है आर्कटिक वृत्त। इधर होप की खाड़ी है, इधर वीडल सागर है। इधर आपका जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन मैसिफ, याद रखिएगा। तो इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। देखिए, अगर बात करें तो महाद्वीप का अधिकांश भाग जो है अंटार्कटिका घेरे में स्थित है, यानी 66 डिग्री 33 मिनट दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। अंटार्कटिका महासागर इससे पूर्णतः अलग है। दक्षिण शेटलैंड द्वीप अंटार्कटिका प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ है। दक्षिण जॉर्जिया, दक्षिण सैंडविच, दक्षिण आर्कने, ब्रोवेट, हर्ड, बालेने, अस्काट और पीटर अंटार्कटिक क्षेत्र के अन्य द्वीप हैं। ये द्वीप मूल महाद्वीप से जो है अलग कर दिए गए हैं। इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश नाविक जिसका नाम था जेम्स कुक, इनके द्वारा की गई, जिन्होंने 17 जनवरी 1773 को अंटार्कटिका वृत्त को पार किया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाए। अमेरिका के कैप्टन जॉन डेविस पहली बार अंटार्कटिका के भूमि पर 7 फरवरी 1821 को पहुंचने में सफलता प्राप्त की। 1901 से 1904 के बीच अंटार्कटिका प्रायद्वीप के पूर्वी तट का सीमांकन करने में जो है ओटो नार्डस्कोल्ड सफल हुए। कौन? ओटो नार्डस्कोल्ड सफल हुए। और 1908 में TW डेविड इरेबस, अगर बात करें तो 1908 में TW और ई डेविस ये दोनों स्कॉटलैंड निवासी थे। TW डेविस इरेबस पर्वत पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। 1909 में सेकल्टन ने रोस आइस शेल्फ और बियर डमोर ग्लेशियर को पार करके 88 डिग्री 23 मिनट दक्षिणी अक्षांश पे पहुंचे। देखिए, इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय जो है फेबियन वान, याद रखिएगा,
फेबियन वान वेलिंग्सहासेन को जाता है और 1820 ईस्वी में बोस्टाक नामक जहाज पर सवार होकर इसकी मुख्य भूमि पर यह पहुंचे, लेकिन इस महाद्वीप की वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी याद रखें एमंडसन कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी थे, जिनका नाम था, ये 1911 में पहुंचे थे, नाम था एमंडसन। जबकि प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे, जो बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश के निवासी थे। भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान 1981 से 82 के बीच में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल जो है डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 3 शोध केंद्र हैं, तीनों का नाम याद रखना है और कब कब इस शोध केंद्र को स्थापित किया गया था उनका समय याद रखना है। तो पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री थी, जिसका स्थापना 1983 में हुआ, जो अब नष्ट हो गया है। 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 18 मार्च 2012 को लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। तो पहला था दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा था मैत्री और तीसरा भारती। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण थे। वर्तमान में अगर बात करें तो भारत का 41वां अभियान अंटार्कटिका पर कार्यरत है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि अंटार्कटिका का मौसम विश्व के दूसरे भागों के मौसम को प्रभावित करता है। तो अंटार्कटिका का जो मौसम है, इन्वायरमेंट है, वो विश्व के दूसरे भागों के जो मौसम है इसको भी ये इफेक्ट करता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में इस महाद्वीप का आकार परिवर्तित होते रहने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। रॉस सागर के बारे में अगर बात करें तो रॉस सागर व वेडेल सागर अंटार्कटिका में ही स्थित है। रॉस सागर अंटार्कटिका में विक्टोरिया लैंड और मेरीवियर्ड लैंड के बीच दक्षिण पश्चिम अवस्थित है। रॉस सागर पृथ्वी का निर्जन क्षेत्र माना जाता है। इसे गार्डन ऑफ ईडन की संज्ञा भी प्राप्त है। अंटार्कटिका की परिधि का 13% से कम और दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र का 3.3% भाग रॉस सागर के अंतर्गत शामिल है। रॉस सागर जैव विविधता, मानव अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टि से एक अतुलनीय स्थान है। देखिए, पर्यावरणीय सचेतता के कारण CCAMLR कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, इसके द्वारा जो है अक्टूबर 2016 में रॉस सागर को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है 2016 में। यहां पर अगर बात करें, याद रखिएगा, अच्छा, यहां की भूमि और जलवायु के बारे में अगर बात करें तो पहले भूमि और जलवायु के बारे में देख लेते हैं। देखिए, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है और यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। अंटार्कटिका का जो अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? इरेबस शिखर। देखिए, पाल्मर प्रायद्वीप एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है, यानी पाल्मर प्रायद्वीप का कुछ जो भाग है जो बर्फ से नहीं ढके हुए हैं। यह पश्चिमी अंटार्कटिका में अंटार्कटिका प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग है। यहाँ की मुख्य भूमि वनस्पति, लाइकेन और मॉस है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, यहाँ क्रिल मछलियां झुंडों में रहती हैं। यहाँ पर क्रिल मछलियां जो है झुंडों में पाई जाती हैं। ग्रैहम भूमि पश्चिमी अंटार्कटिका प्रायद्वीप का उत्तरी भाग है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे निकटतम क्षेत्र है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम दक्षिणी महासागर है। इस महासागर की ऊपरी सतह के जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता है।
विश्व में सबसे कम तापमान 78 डिग्री 28 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड 21 जुलाई 1983 को रिकॉर्ड किया गया। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। अंटार्कटिका औसत रूप से अगर बात करें तो विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। इसे एक रेगिस्तान माना जाता है, मरुस्थल माना जाता है। तटीय पर्वतीय भागों में वर्षण की मात्रा 100 सेंटीमीटर तथा भीतरी प्रदेशों में केवल 5 सेंटीमीटर होती है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है और सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहां 6 महीने तक जो है दिन होता है। अंटार्कटिका की ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। जो अंटार्कटिका में ग्रीष्म ऋतु होती है वो नवंबर से फरवरी के बीच होती है। इस अवधि में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सूर्य कभी डूबता नहीं है। अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। इस महाद्वीप में शीत ऋतु मई, जून, जुलाई और अगस्त में होती है। इस अवधि में सूर्योदय नहीं होता है। संसाधन और उनका उपयोग, इसके बारे में अगर बात करें, विश्व में मीठे पानी के 70% भंडार जो है इस महाद्वीप के बर्फ छत्रकों और बर्फ के चादरों के रूप में संचित है। यानी विश्व में जितने भी मीठे पानी के स्रोत हैं उनमें से 70% इस महाद्वीप में क्या है, चादर, बर्फ के चादर के रूप में संचित हैं। और अंटार्कटिका के बर्फ छत्रकों से बर्फ के बड़े बड़े खंड टूटकर समुद्र में तैरते रहते हैं। इन्हें हिमशैल कहते हैं। तो बर्फ के जो बड़े बड़े शिलाखंड होता है वो टूटकर समुद्र में जा मिलते हैं और समुद्र में तैरते रहते हैं। इनको हिमशैल कहते हैं। ठीक है, बर्फ का पहाड़ कहते हैं। यहाँ पेंगुइन, समुद्री पंछी, मछलियां, सील और स्तनपायी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महासागर में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, परंतु उनकी संख्या कम और आकार छोटा होता है। इस महाद्वीप पर क्रिल मछली बहुतायत में पाई जाती हैं। क्रिल बहुत ही छोटी मछली है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और वजन 1 ग्राम से लेकर 105 ग्राम तक होता है। क्रिल झुंडों में रहते हैं जिनका विस्तार 100 मीटर या उससे भी अधिक तक होता है। क्रिल से बहुत से उत्पाद बनते हैं। यह महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है ड्राफ्ट भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। जो ड्राफ्ट भारतीय अंटार्कटिक विधेयक है वो 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में पेश हुआ। यह विधेयक भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी लागू होता है। विधेयक के प्रावधान किसी भी व्यक्ति, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो विधेयक के तहत जारी किए गए परमिट के तहत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है। केंद्र सरकार अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगी। समिति की अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव करेंगे। विधेयक अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें से शामिल है जैसे पहला है परमाणु विस्फोट या रेडियोधर्मी कचरे का निपटान, दूसरा है गैर उपजाऊ मिट्टी की शुरुआत और तीसरा समुद्र में कचरा, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ का निर्वहन जो समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अक्टूबर 2021 में भारत ने अंटार्कटिका पर्यावरण की रक्षा के लिए और पूर्वी अंटार्कटिका और वेडेल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने के लिए अपना समर्थन दिया। भारत अंटार्कटिका समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिका समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग जैसी संधियों का ही हस्ताक्षर करता है। ठीक है, अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन 1982 में लागू हुआ और अंटार्कटिका संधि प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका काम जो है याद रखिए क्या है, इसका काम अल्बाट्रोस और पेट्रेल के संरक्षण पर समझौते का भी पूरक है। अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग की स्थापना कन्वेंशन के तहत की गई थी। यह कन्वेंशन एरिया में जीवित समुद्री संसाधनों का प्रबंधन करता है।
इसके बाद अंटार्कटिक में या अंटार्कटिका में समुद्री संरक्षित जो क्षेत्र है इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, समुद्री संरक्षित क्षेत्र एक समुद्री क्षेत्र है, समुद्री एरिया है जो अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों या उसके हिस्सों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। इसके भीतर, इस क्षेत्र के भीतर विशेष संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकीय तंत्र की निगरानी या मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ गतिविधियां सीमित या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बाद वर्तमान में दक्षिण महासागर का केवल 5% ही संरक्षित है। एमपीए वर्ष 2009 में दक्षिण आर्केनिया द्वीप समूह और 2016 में रॉस सागर क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। पूर्वी अंटार्कटिका, वेडेल सागर और अंटार्कटिका प्रायद्वीप के लिए एमपीए के अन्य 3 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। देखिए, अंटार्कटिका संधि जो प्रणाली है इसके बारे में देख लेते हैं। अंटार्कटिका विज्ञान में सक्रिय 12 देशों के द्वारा अनुसमर्थन के बाद 23 जून 1961 को अंटार्कटिका संधि लागू हो गई। यह संधि 60 डिग्री साउथ अक्षांश के दक्षिण के क्षेत्र को कवर करती है। इसके उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सरल लेकिन अद्वितीय है। यह संधि अनिश्चित काल तक लागू रहेगी। दुनिया की लगभग 80% आबादी वाले 46 देशों ने इसे स्वीकार किया है। यूके सहित 28 देशों को परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त है। संधि पक्ष हर साल अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक में मिलते हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली से कुछ संबंधित समझौते हैं, वे इस प्रकार है। पहला है, अगर बात करें तो अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल यानी मैड्रिड 1991, अंटार्कटिक मुहरों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण पर या संरक्षण पर कन्वेंशन। अंटार्कटिका में भारत का 41वां वैज्ञानिक अभियान, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में अपने दल के पहले बैच के आगमन के साथ अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। 41वें अभियान के 2 प्रमुख कार्यक्रम है। पहले कार्यक्रम में भारतीय स्टेशन पे अमेरी आइस शेल्फ है, इसका वैज्ञानिक अन्वेषण शामिल है, पहला। और यह अतीत में भारत और अंटार्कटिका के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद करेगा। दूसरे कार्यक्रम में टोही सर्वेक्षण और मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य शामिल है। यह पिछले 10,000 वर्षों से एक ही जलवायु संग्रह से अंटार्कटिका जलवायु, पश्चिमी हवाएं, समुद्री बर्फ और ग्रीन हाउस गैसों की समझ में सुधार करने में हेल्प करेगा। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक ये स्वायत्त संस्थान है। पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का ये प्रबंधन करता है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा। इसी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है एक वोट करेंगे, कम्युनिटी में पोस्ट डाला जाएगा कि देखिए घटना चक्र भी ऑलरेडी मतलब कि ओल्ड हो चुका है, 2 साल मतलब कि पहले उसको कवर किया गया था। तो मैं चाहता हूं कि अब जो है एनसीईआरटी सीरीज को समाप्त करके अब घटना चक्र सीरीज को पुनः जो है लाया जाए। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, वोट करके बताइएगा कि घटना चक्र चलना चाहिए या महेश वर्णवाल का जो बाकी मतलब कि बुक बचे हुए इसको कवर किया जाए, या कोई अन्य जो आपको लगता है कि काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको स्टार्ट किया जाए। तो आप अपना जो है मत रखिएगा, आप अपना विचार हमें जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।